देखो, आज हम बात करेंगे गैस ट्रबल्स के बारे में, गैस की तकलीफ के बारे में। पाचन तंत्र में भोजन से पाचन क्रिया के समय अनेक प्रकार के पाचक रस मिल जाते हैं। इन रसों से मिलने से भोजन के तत्वों में अनेक प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, ये समझना चाहिए। इन प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप एक निश्चित मात्रा में वायु उत्पन्न होती ही है, जिसे हम आंत्र वायु कहेंगे, यानी अंदरूनी वायु कहेंगे, या फिर पेट की गैस कह सकते हैं। आमतौर पर ये गैस मल के साथ ही बाहर निकल जाती है, परंतु अगर कब्ज हो गई है या गैस छोटी आंतों में या बड़ी आंतों में जमा होने लगी है, तो ऐसी स्थिति में आंतों की दीवार पे क्या दबाव डालने लगती है। गैस की तकलीफ कोई ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र रोग है कि अपने आप ही जनरेट हो जाता है। ये पाचन संस्थान अगर हमारे कमजोर हैं, पाचन क्रियाएं कमजोर हैं, तब ये उत्पन्न होती है, ध्यान रखना चाहिए। गुरुतर भोजनों के आंत्र में विदग्ध होने से गैस उत्पन्न होने लगती है, ये समझना चाहिए, ठीक है। तो जो अपान वायु डकार के साथ बाहर निकल आती है। रोग के जो प्रमुख कारण वो ऐसे हैं कि भोजन को ठीक से चबाए बिना ही निगल जाते हैं लोग, या भूख से ज़्यादा अधिक भोजन कर जाते हैं। ये तो वही वाली बात है कि सब में बताया मैंने, भूख कम है और अपन खाना खाते चले जा रहे हैं, चबा नहीं रहे हो, ऐसे ही ले जा रहे हो। गरिष्ठ आहार खूब पेट भरकर खाते हैं लोग। खाने के समय ज़्यादा हवा का निकलना ऐसा रहता है, खाने के साथ हवा बहुत ज़्यादा निकल जाती है, इसलिए कहते हैं ना मुँह बंद करके चबाया करो, मुँह बंद करके। हवा बार बार खा रहे हैं मुँह खोल के तो हवा भी भर जाती है। खाने के समय ढेर सारा पानी पी लिया है, ठीक ना, इस तरीके से स्थिति भी रहती है। अपनी मंदाग्नि अगर कमजोर है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। बड़ी आंत का शोध करना चाहिए, हम लोग शोध होता है उसे करना चाहिए। बाकी चटपटे जो नमकीन पदार्थ हैं वो अधिक लेते रहने से भी गैस का निर्माण हो जाता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। दालों में प्रोटीन अधिक होती है, ठीक है ना, इनको अधिक लेने से गैस पैदा हो जाती है, दाल लेने से भी अधिक गैस पैदा होने लगती है। वायु प्रधान जो भोजन होते हैं वो नहीं लेने चाहिए, उनके बारे में पता करना चाहिए कौन कौन से भोजन वायु प्रधान है, इतना पता करना चाहिए। रूखा आहार सेवन करने से भी समस्या रहती है, ठीक है। छौंक नहीं डाला, छौंक के बिना ही अपन लोगों ने खाना खा लिया तब भी समस्या। छौंक जरूरी होता है इसलिए, ठीक है ना। और अकर्मण्य जीवन, यानी कि भाई साहब ऐसे कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, तो भी हमारे साथ ये समस्या हो सकती है। स्थूलता भी एक गैस उत्पादक कारण है। रहन सहन के तरीके अव्यवस्थित हैं, अच्छी तरीके से सही तरीके से नींद भी नहीं ले पा रहे हो, रात रात भर जागना है तब भी समस्या होती है। टिफिन या लंच बॉक्स का भोजन करने से भी ये समस्या रहती है कि हम टिफिन और लंच बॉक्स में ले जाते हैं खाना। शाम को दोपहर के भोजन के बाद अगर हम घूमना फिरना नहीं हो पा रहा है और विश्राम नहीं हो पा रहा है सही तरीके से, तो इस स्थिति से भी होता है। बाकी मानसिक तनाव तो हर चीज़ के पीछे रहता ही है। अभी तक मैंने जितने कारण बताए उन सब में मानसिक तनाव तो रहता ही है, ऐसा रहता है। देखो, गैस की तकलीफ में मुख्य लक्षण इस तरीके के रहते हैं कि अधिक मात्रा में अपना वायु निकलती है, ठीक है, ऐसा रहता है। अधिक डकारें आती हैं, बहुत सारी डकारें आती रहती हैं, हिचकी आती रहती हैं। गैस के अधिक बढ़ने से क्या रहता है, पेट फूल जाता है। गैस अवरोध के प्रभाव में से क्या रहता है कि जो हृदय है, हमारा जो दिल है, उसके यार धड़कने की क्षमता, धड़कना ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा तेज तेज धड़क रहा है। सांस लेने में रुकावट होने लगती है और कठिनाई भी होती है सांस लेने में, ठीक है। आमाशय की वायु प्रकोप से जो अपना हृदय है, नाभि है, पासर उधर जो हिस्सा है, इसमें काफ़ी पीड़ा होने लगती है, ऐसा रहता है। जो उल्टी टाइप की भी आती रहती है, प्यास लगती रहती है, गला सूखा सा रहता है। इस तरीके से लगता है कि मुंह के अनेक रोग भी हो गए हैं, छाले वाले भी, इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं। पेट और छाती में जलन होने लगती है, बेचैनी, घबराहट, ये सब चीज़ें रहती हैं, और नींद नहीं आती है, ये वाली बात है। जो अगर महिलाओं में अगर गैस बहुत ज़्यादा बन रही है तो बांझपन आ जाता है, यानी कि फिर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, ऐसा हो जाता है। भोजन के बाद पेट भारी हो जाता है, कभी कभी गैस के कारण हाथ पैर में ऐसा रूखे रूखे से हाथ पैर लगते हैं, ऐसा रहता है, ठीक है। कभी कभी रोगी को क्या रहता है, एकाएक सर्दी हो जाती है और बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती हैं, ये भी समस्या हो जाती है, ठीक है ना। ये भी समस्या है गैस वैसे ही। मुँह से लार टपकना, मुँह में बार बार थूक आना, मुँह में पानी आना, मुँह का जायका है वो खराब रहना, ठीक है ना, छाले पड़ना, ये सब गैस के कारण होते हैं। अगर हम मल में क्या बात करें, मलाशय में यार अपाचित व्यवस्था में पड़ा रहता है, उस समय शरीर पर बाहर अगर हम उसे निकाल नहीं रहे, निष्कासन नहीं करें, तो वो सड़ता ही रहेगा, उससे गैस बनेगी। ये गैस नीचे से होकर निकलती है। यदि गैस अधिक मात्रा में हो, वह पर्याप्त मात्रा में नीचे से बाहर ना निकल पाए, तो वह ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, अथवा नीचे का मार्ग चिकने में से अवरुद्ध होने लगता है, यानी रुक जाता है, उसकी वजह से अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अब गैस कहाँ जाएगी भाई साहब, गैस तो ऊपर की तरफ ही बढ़ेगी ना, तो गैस नीचे से ना निकल पाए और वह ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। इस प्रकार ऊपर
ऊपर बढ़ी हुई गैस जिन जिन अंगों पर पहुंचती है वहाँ वहाँ दर्द की स्थिति उत्पन्न करती है, वहाँ वहाँ असर दिखाती है, ऐसा रहता है। यदि गैस सीने में भर जाए तो घबराहट होने लगती है, अगर सीने में भर गई तो घबराहट होने लगेगी, रोगी पसीने से तरबतर हो जाता है पूरी तरीके से, सीने में दर्द होता है, ऐसा लगता है प्राण बचेंगे ही नहीं आज, इस तरीके की स्थिति लगती है। और जब गैस सीने से ऊपर सिर तक पहुंच जाती है तो सिर भारी भारी रहने लगता है, सिर में भयंकर दर्द होने लगता है, सिर जकड़ जाता है। मेरे साथ भी ये स्थिति होती है, अगर खाना अगर कम खा रहा हूँ उस दिन और गैस बन रही है तो भाई साहब सिर पर चढ़ जाएगी गैस और सिर दर्द करने लगता है, इसलिए मुझे तुरंत खाना खाना पड़ता है, ठीक ना जी ना। इससे तीव्र बेचैनी उठती है, बेचैनी काफ़ी ज़्यादा होती है। यदि गैस दाएं और बाएं पार्श्व में प्रविष्ट कर जाए, दाएं और पार्श्व में प्रविष्ट कर जाए तो गैस जिस पार्श्व में पहुंच जाएगी, जिस अंग में पहुंच जाएगी, जिस भाग में पहुंच जाएगी वहाँ दर्द करना शुरू करती है, वहाँ भारी हो जाता है भाग, रोगी को सिर्फ लेटे रहने की इच्छा होती है, करवट बदल लेते रहने की इच्छा हो जाती है। यदि गैस आंतों में ही घूम रही हो, ऐसे घूम रही हो, आंतों में घूम रही है तो ऐसा लगता है कोई सांप जैसा ऐसे घूमने में लगा हुआ, सांप बार बार घूमने लगा है, गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई देती है, दर्द होता है। बात करें पेट और पार्श्व में, जड़ों में भी वायु भर जाती है, यह भाग उभरा हुआ दिखाई देगा, वो भाग भारी हो जाता है, गैस की मात्रा अधिक होने से वहाँ दर्द भी उत्पन्न होता है। सिर पर अगर गैस चढ़ जाती है तो पता है चक्कर भी आने लगते हैं, मैंने बताया चक्कर भी आने लगते हैं और सर दर्द तो होता ही है। इतनी सारी स्थिति बताई मैंने गैस से बनती हैं। गैस की तकलीफ एक बड़ी व्याधि भी है, महाव्याधि है, हर जगह रहती है, हर किसी को ज़्यादातर हर किसी को ही रहती है। गैस की तकलीफ जिन कारणों से होती है उन कारणों को दूर करना ही सही चिकित्सा रहती है। गैस से बचने के लिए सबसे पहले खान पान सही कर लो अपना, उसकी गति को आवश्यक कर लो, भोजन को हर कौर को बहुत चबा चबा के खाया करो, क्योंकि मैंने कहा ना मुँह खुला हो तो गैस मुँह में चली जाती है, चबा चबा के खाया करो। खाने के साथ पानी का सेवन 1 गिलास से अधिक नहीं किया करो, भर भर के पानी मत पिया करो, ठीक है ना, ये चीज़ें। यदि गैस की शिकायत कब्जे के कारण हो रखी है तो सबसे पहले कब्ज दूर कर लेना चाहिए। इसके लिए मैंने एक पिछले उसमें बताया था कि ईसबगोल लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? ईसबगोल लेना चाहिए, ईसबगोल, ठीक ना, या फिर बेलगिरी का चूर्ण लो। ईसबगोल काफ़ी फेमस है, आराम से सब लोगों को उसके बारे में नॉलेज है। और कार्बोनाइट जिनमें कार्बोनाइट रहता है, जैसे लिम्का है, पेप्सी है, कोका कोला है, बियर है, मिल्क केक है, इनसे दूर रहो, इनमें कार्बोनाइट रहता है, क्योंकि ये गैस बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। मैदे के बजाय देखो, कल जैसे पेट खराब हुआ तो मैदा था, तो मैदे के बजाय मोटा आटा या मील के चावल के बजाय हम लोग क्या करें, मतलब सीधी मैदा तो बहुत खतरनाक स्थिति बना देता है, तो मील के चावल के बजाय बिना पॉलिश के चावल खाएं, ठीक ना। अब जैसे कि अरहर, चना, मटर, मसूर, ये आलू, ये सब चीज़ें मैंने कल ही बताई हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या रहता है, गैस बनती है, समझा करो। दालों को तो 12 घंटे भिगोने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए, तुरंत कर लेते हैं, उसके बाद 12 घंटे भिगो के रखो अगर तुम्हें खानी है दाल तो, इस तरीके से 12 घंटे, समझाइए बात नहीं। तला हुआ मसालेदार भोजन का सेवन करना बंद कर दो, ये बहुत गैस बना देता है, ठीक है ना। पाचन तंत्र के पिछले अवयवों में संचित और शरीर को कष्ट देने वाली गैस को नीचे से, यानी अब उसके अपने मार्ग से बाहर निकलने का एकमात्र योगासन है पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन नाम का योग आता है, उसको करो, पवन मुक्तासन योग को उससे करना चाहिए। इस आसन से अगर वो पवन मुक्तासन योग देखना है तो उस इंटरनेट पर सर्च करो, देखो वहाँ से पवन मुक्तासन योग तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है ना। फेमस है, बाबा रामदेव कराते रहते हैं, ठीक है ना। इस आसन से पेट में भरी हुई गैस निकल जाती है। इसके अलावा इस आसन से पेट के जो मेद है, पेट में तो कमी आती है, कब्जियत का भी नाश होता है और पाचन तंत्र में सुधार होता है, कई लाभ हैं। गर्भावस्था या फिर कोई माहवारी के दौरान महिलाओं को ये आसन नहीं करना चाहिए, इतना तो समझना चाहिए, ठीक ना, कि है ना ये चीज़ें। तो अगर ऐसी और भी दवाई वगैरह की बात करें तो गैस्ट्रोइन है, ठीक है, आयुर्गासील है और सुक्तिन है, ये अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ हैं। कैप्सूल्स के बारे में बात करें तो गैसोना कैप्सूल आता है ज्वाला का, वो ले सकते हैं, ठीक है ना। और सिरप्स के बारे में बात करें तो सिरप्स में अपना डिलॉप्सिन है या फिर गैसोन लिक्विड करके है, जो कि नागार्जुन का आता है, 2-3 चम्मच दिन में 3 बार लेना चाहिए। अगर अपना जीर्ण प्रवाहिका से भी में भी गैस रहती है तो इतना समझ लो कि गैस का रोग ठीक नहीं, जो गैस का रोग है उसके इलाज करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो याद रहो कि गैस के रोगी को अपना रहन सहन बहुत ही व्यवस्थित कर लेना चाहिए। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए उसे 24 घंटे में, बेमतलब जागना नहीं चाहिए। शाम के समय कुछ जल्दी भोजन करके और थोड़ा घूमने फिरने के बाद सो जाना चाहिए। शहर के लोग क्या रहते हैं, शहर के लोगों में एवं बड़ी बड़ी कंपनियों में जो नौकरी करते हैं रहते हैं कर्मचारियों में क्या रहता है कि टिफिन और लंच बॉक्स का कल्चर बहुत ज़्यादा है और इस वजह से भी उसमें उनको गैस बहुत बनती है, ठीक है ना।
तो गैसनाशक कुछ कॉम्बिनेशन थेरेपी की बात करें तो एक आती है वैद्यनाथ की गैसांतक वटी करके आती है, एक आता है गैसोना कैप्सूल, ये कैप्सूल, और एक अपनी गैसेक्स टैबलेट करके आती है हिमालय की, ठीक है ना, ड्रग्स करके। तो 2 टिकिया ले लो। ऐसी एक मात्रा में दिन में 3 बार या 3-4 सप्ताह तक लगातार अगर हम लेते हैं तो उससे गैस बंद हो जाती है। ये तो वो वाली बात आई। बाकी बात करें तो मैंने बता ही दिया कि दाल का सेवन नहीं करो। दाल का सेवन नहीं करो, करना है तो फिर उसे 24 घंटे तक भिगो कर रखो, 12 घंटे तक भिगो कर रखो उसे, ठीक है ना। तो अरबी तथा आलू का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अरबी तो भाई साहब, अरबी और आलू तो है ही डेंजर चीज़ है, ये समझना चाहिए हम लोगों को। जिन्हें स्थायी रूप से हमेशा गैस की शिकायत रहती है, ऑल टाइम गैस की शिकायत रहती है, उन्हें भोजन के बाद समान मात्रा में सौंठ, थोड़ी सी सौंठ होती है, सौंठ और हर्रे का चूर्ण होता है, हर्रे का चूर्ण 1-1 चम्मच लेना चाहिए, हर्रे का चूर्ण और सौंठ। 2 नींबू लेकर उन्हें आधा-आधा काट लेना चाहिए। एक पर काली मिर्च के चूर्ण को लगा लो। एक पर देखो 2 नींबू है, उसे काट कर ऐसे 2 नींबू बराबर काट के उन्हें रख लो। एक पर काली मिर्च के चूर्ण की दूसरे पे सेंधा नमक लगा लो, ठीक है, लगा लो। तीसरे पे डिकामाली करके आता है, डिकामाली का चूर्ण वो लगा लो। चौथे पे काले नमक की ढेरी बना लो, ठीक है ना। फिर उन्हें आग पर सेंको, ठीक है ना। इन टुकड़ों को एक कर प्रतिदिन सुबह-सुबह गर्म करके चूस करो, ठीक है ना, प्रतिदिन, ठीक है ना, चूसो। गैस की शिकायत कम करने के लिए बहुत उत्तम प्रयोग है, ठीक है ना। आयुर्वेदिक सुई होती है, जैसे कि अदरक या फिर अजवाइन खुरासानी की, 1-2 मिलीलीटर लीटर को सुई मांस में नित्य लगाने से भी लाभ होता है। पर ये इंजेक्शन थेरेपी नहीं करना है ना, ये सब समझाने के लिए बोला गया कि ऐसा किया जाता है, ठीक है ना, ये डॉक्टर ही कर सकता है। तो यानी ये समझ आया कि गैस की तकलीफों जिन कारणों से होती हैं, उन कारणों को दूर करना ही असल में चिकित्सा है, ठीक है ना, और अपने खान पान में भी सुधार करना चाहिए।